गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ऑनलाइन क्लास में हम पेपर 3 के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक शिक्षण प्रतिमान चल रहा था, तो हमने शिक्षण प्रतिमान के अर्थ को समझा था। शिक्षण प्रतिमान शिक्षण की एक योजनाएं होती हैं जिसका हम टीचिंग में प्रयोग करते हैं। तो आज हम शिक्षण के प्रतिमान के कुछ तत्वों को समझेंगे। वो कौन कौन से तत्व हैं जिनके आधार पर इस प्रतिमान को आसानी से समझा जा सकता है। तो शिक्षण प्रतिमान के तत्व। तो वो कौन कौन से तत्व हैं जिनको हम शिक्षण प्रतिमान के तत्वों को समझेंगे। तो क्या होता है, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण के जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, शैक्षिक प्रक्रिया के जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षण के द्वारा शिक्षण की जो कार्य प्रणाली है उसके क्रियान्वयन के लिए, तो जो शिक्षण प्रतिमान है उसमें जब हम शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं या विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो ये शिक्षण प्रतिमान है, तो ये शिक्षण प्रतिमान उस शिक्षण की कार्य प्रणाली के लिए या कार्य के क्रियान्वयन के लिए इसमें शिक्षण प्रतिमान उसका मार्गदर्शन करते हैं और उसके लिए एक उचित योजना का विकास करते हैं। तो ये शिक्षण के जो तत्व है, तो एक शिक्षक को क्लास में जाने से पूर्व या शिक्षण क्रिया को संपन्न करने से पूर्व इसके शिक्षण प्रतिमान के जो सैद्धांतिक और व्यवहारिक तत्व है, यानी जो उनको आसानी से समझ लेना चाहिए। तो वो कौन कौन से तत्व है जिसके आधार पर हम शिक्षण को आगे विकसित कर सकते हैं या शिक्षण प्रक्रिया का आसानी से क्रियान्वयन किया जा सकता है। तो उन तत्वों को हम तभी समझ सकेंगे जबकि हम शिक्षण प्रतिमान के तत्वों को समझेंगे। तो शिक्षण प्रतिमान का पहला तत्व है उद्देश्य। पहला है उद्देश्य। तो शिक्षण प्रतिमान का जो पहला तत्व है उद्देश्य, तो उद्देश्य का अर्थ होता है कि हम जब भी किसी कार्य को करते हैं तो कार्य को करने से पूर्व उसके कुछ उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। तो जब हम किसी टीचिंग की पाठ्य योजना बनाते हैं तो पाठ्य योजना बनाने से पूर्व उसके कुछ उद्देश्य होते हैं, यानी कि उस पाठ्य योजना में किस बिंदु को फोकस किया जाना है उस बिंदु का हम उसमें उल्लेख करते हैं, तो वो उद्देश्य के अंतर्गत आता है। तो ये उद्देश्यों का निर्धारण शिक्षण का लक्ष्य उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए और फिर हम उद्देश्य का निर्धारण करते हैं। तो यहाँ उस बात पर फोकस किया जाता है जिसका कि हम उस विषय वस्तु में विकास करना चाहते हैं, तो ये उद्देश्य के अंतर्गत आता है या इसे हम उद्देश्य कहते हैं। तो ये होता है एक फोकस बिंदु होता है जिसे कहते हैं केंद्र बिंदु। क्या कहते हैं? केंद्र बिंदु। तो उद्देश्य का केंद्र बिंदु यानी विषय वस्तु में किस पर हमें फोकस करना है। दूसरा है इसका, वो है संरचना। तो प्रतिमान की संरचना क्या होती है कि हम जो शिक्षण योजना तैयार करते हैं उस योजना का किस प्रकार से क्रियान्वयन करना है, क्लास में जाकर के किस स्टेप को हमें पहले रखना है और किस स्टेप को हमें बाद में रखना है, इसमें किन किन शिक्षण विधियों का प्रयोग करना है, किन किन शिक्षण युक्तियों का प्रयोग करना है, तो उसी के आधार पर हम उस संरचना का निर्माण करते हैं और फिर उसमें क्लास में जाकर के एक टीचर फिर उसकी क्रियान्विति करता है, वो संरचना के अंतर्गत आता है। यानी कि क्लास में जाने से पूर्व, शिक्षण कार्य करने से पूर्व उस कार्य की योजना बनाना, प्रतिमान का उसमें विकास करना, प्रतिमान के आधार पर उन बिंदुओं को क्रमबद्ध करना और क्रमबद्ध करके फिर उनके आधार पर पाठ का प्रस्तुतिकरण करना, वो संरचना के आधार पर होता है। यानी बिना संरचना के हम उस कार्य को आसानी से नहीं कर सकते हैं। यानी कि शिक्षण प्रक्रिया को हम क्लास में तभी आसानी से या फिर प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं जबकि हमने पूर्व में उसकी संरचना तैयार की हो, यानी कि उसकी योजना बनाई हो। तीसरा पॉइंट है वो आता है इसमें सामाजिक प्रणाली। सामाजिक प्रणाली तो शिक्षण की सामाजिक प्रणाली के अंतर्गत क्लास में शिक्षण के दौरान
शिक्षक और छात्र के मध्य होने वाली अंतःक्रिया आती है। यानी कि जब क्लास में शिक्षक और छात्र के मध्य पाठ्य वस्तु को लेकर के संप्रेषण किया जाता है, चर्चाएं की जाती है, प्रश्न उत्तर किए जाते हैं, शिक्षक और छात्र की उसमें सहभागिता होती है, तो जो भी कार्य और व्यवहार किया जाता है, जो भी अंतःक्रिया होती है, वो सामाजिक प्रणाली के अंतर्गत आती है। तो सामाजिक प्रणाली का अर्थ यहाँ अंतःक्रिया भी है। क्या है? अंतःक्रिया। अब अंतःक्रिया किसमें होती है? शिक्षक और छात्र में। किसमें होती है? शिक्षक व छात्र। तो शिक्षक और वे छात्र के मध्य अंतःक्रिया होती है। तो ये अंतःक्रिया किस प्रकार से होनी चाहिए? तो यहाँ सामाजिक प्रणाली नाम इसलिए रखा है क्योंकि उसमें सामाजिक गुणों का समावेश किया जाता है, जैसे कि प्रेम, सौहार्द, सहानुभूति, निष्पक्षता आदि। ये गुण एक टीचर को क्लास में शिक्षण कार्य करते समय छात्रों की विशेष बातों को यानी प्रजातांत्रिक प्रणाली को अपनाते हुए और शिक्षण कार्य करना चाहिए। तो इसको यहाँ पर सामाजिक प्रणाली नाम दिया गया है। वैसे होती क्या? ये अंतःक्रिया होती है। चौथा है वो है इसमें सहायक प्रणाली। सहायक प्रणाली। तो शिक्षण की जो प्रतिमान का चौथा तत्व है वो है सहायक प्रणाली। तो सहायक प्रणाली क्या होती है? टीचिंग के दौरान एक शिक्षक के द्वारा जो जो सहायक सामग्रियों का यूज किया जाता है, जैसे कि चौक है, डस्टर है, या फिर उस विषय वस्तु से संबंधित कुछ टीचिंग एड है, सहायक सामग्री है या तकनीकी साधन है, तो उन सब साधनों का प्रयोग करते हुए और उस यानी वो सारी भौतिक संसाधन ही सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर की जाती है, टेबल, कुर्सी, मेज, तकनीकी, पंखा, लाइट, रोशनी, इन सब का ध्यान रखते हुए और मतलब कक्षा का वातावरण इस प्रकार से निर्मित किया जाता है कि वास्तविक कक्षा का आभास उसमें होता है। तो उसे यह सहायक प्रणाली का नाम दिया गया है। अगला है 5वां पॉइंट, वो है इसमें मूल्यांकन। क्या है? मूल्यांकन। तो मूल्यांकन क्या होता है? इसमें मूल्यांकन का काम होता है कि जो भी शिक्षण के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, क्या उन लक्ष्यों की प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है, छात्र को व्यवहार में परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है, या छात्र किस प्रकार से अपने अधिगम को उच्च बना सकते हैं, तो वो कौन कौन सी तकनीक है जिनके आधार पर शिक्षण प्रभावशाली हुआ है या नहीं हुआ है। तो उन सब चीज़ों का ध्यान मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। यानी छात्र ने कितना ज्ञान ग्रहण किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, क्या कमियां रह गई, उन कमियों में सुधार करने का प्रयत्न किया जाता है, वो सब मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। तो ये आज हमने शिक्षण प्रतिमान के तत्व पढ़े थे। पहला है उद्देश्य, दूसरा है संरचना, तीसरा है सामाजिक प्रणाली, चौथा है सहायक प्रणाली और 5वां है मूल्यांकन। अब पढ़ेंगे हम शिक्षण प्रतिमान की विशेषताएं। तो वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं? विशेषताएं इसमें कौन कौन सी है प्रतिमान की विशेषताएं? तो शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है। उनमें से पहली विशेषता है शिक्षण प्रतिमान शिक्षण की योजना है। तो पहली विशेषता क्या है कि जो शिक्षण प्रतिमान होते हैं वो शिक्षण की एक योजना होती है, यानी किस प्रकार से शिक्षण कराना है, क्लास में किस प्रकार से प्रस्तुतिकरण करना है, क्या क्रमबद्ध तरीका है पढ़ाने का, तो वो सब चीज़ें योजना के अंतर्गत आता है। तो वो प्रतिमान के आधार पर ही किया जाता है। दूसरा पॉइंट है वो है शिक्षण प्रतिमान मौलिक प्रश्नों का उत्तर है। मौलिक प्रश्नों का उत्तर है। अब शिक्षण प्रतिमान क्या है यहाँ पर? मौलिक प्रश्नों का उत्तर, यानी कि
टीचर के बारे में, टीचर का व्यवहार कैसा है, टीचर क्या है, टीचर का व्यवहार कैसा है, और उस टीचर के व्यवहार का छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब उसकी विशेषता के अंतर्गत ही आता है। तो ये मौलिक प्रश्न कहे जाते हैं इनको, जो कि एक भी प्रतिमान की विशेषताएं होती है। नंबर 3 है कि शिक्षण प्रतिमान दर्शन से किसी न किसी दर्शन से प्रभावित होते हैं। तो ये जो शिक्षण प्रतिमान है, इन पर दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है कि जिस प्रकार का दर्शन होगा उसी प्रकार के प्रतिमान का विकास किया जाएगा। जैसा कि वर्तमान में प्रयोजनवाद को महत्व दिया गया है, तो जो शिक्षण प्रतिमान है उसका विकास ही प्रयोजनवाद के आधार पर ही किया जाएगा। तो ये भी प्रतिमान की विशेषताएं होती है, क्योंकि प्रयोजनवाद का प्रभाव भी शिक्षण प्रतिमान पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अगला है चौथा, शिक्षण प्रतिमान शिक्षक की गुणात्मक वृद्धि करता है। तो शिक्षण प्रतिमान क्या काम आते हैं? जो शिक्षक होता है, जब क्लास में शिक्षण कराता है तो उसको गुणात्मकता में उसकी में वृद्धि करते हैं, यानी कि उसके शिक्षण को प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया जाता है कि किस प्रकार से ये मतलब एक जो टीचर है उसमें किस प्रकार से अपने शिक्षण को एक टीचर प्रभावशाली बना सकता है। उन सारे उसके गुणों में वृद्धि करने का कार्य कौन करता है? शिक्षण प्रतिमान करते हैं। अगला जो इसकी विशेषता है वो है 5वीं, मानव योग्यता के विकास में वृद्धि करता है। तो ये शिक्षण प्रतिमान का क्या काम है कि ये मानव की योग्यता के विकास में वृद्धि करता है, क्योंकि शिक्षण जो प्रतिमान है उसके आधार पर यदि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संपन्न की जाती है तो निश्चित रूप से जो छात्र है उन छात्रों के अधिगम स्तर में भी वृद्धि होती है। तो मानव की योग्यता में भी वृद्धि का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। अगला है छठा, वो है शिक्षण प्रतिमान शिक्षण को प्रभावी बनाते हैं। तो शिक्षण प्रतिमान के तत्व मिलकर के, जैसे कि उद्देश्य, संरचना, सहायक प्रणाली, सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन, इन सब तत्वों का जब वो शिक्षण प्रक्रिया में समावेश किया जाता है तो जो शिक्षण प्रक्रिया है वो प्रभावशाली बनती है। तो ये शिक्षण प्रतिमान शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने का कार्य भी करते हैं। तो इस प्रकार से छात्रों के व्यवहार का मूल्यांकन करते हैं। अगला है छात्रों के व्यवहार का मूल्यांकन छात्रों के व्यवहार का मूल्यांकन करते हैं। तो ये शिक्षण प्रतिमान क्या करते हैं कि छात्र के व्यवहार का मूल्यांकन करते हैं कि छात्र ने कितना अधिगम किया है, कितना नहीं किया है, शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति हुई है या नहीं हुई है, या छात्र के व्यवहार में परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है। इन सब बातों की जानकारी शिक्षण प्रतिमान के आधार पर ही लगाई जाती है। तो ये छात्र के व्यवहार का भी मूल्यांकन करते हैं। अगला है 8वां, शिक्षण प्रतिमान का निर्धारण व्यक्तिक विभिन्नता के आधार पर होता है।
तो ये जो शिक्षण प्रतिमान है, इन शिक्षण प्रतिमानों का निर्धारण छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। जैसे कि सभी छात्र एक जैसे नहीं होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के छात्र क्लास में पाए जाते हैं, तो इन सब छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए और शिक्षण प्रतिमान का निर्धारण किया जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता है, जैसे कुछ छात्र औसत बुद्धि के होते हैं, कुछ प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ मंद बुद्धि के होते हैं, कुछ आर्थिक सामाजिक परिस्थितियाँ भी होती है जिनके आधार पर कि छात्र अपने शिक्षण को प्रभावी नहीं बना सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और शिक्षण प्रतिमान का निर्धारण किया जाता है। तो आपको आज समझ में आए होंगे शिक्षण प्रतिमान के तत्व और शिक्षण प्रतिमान की विशेषताएं। तो आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।